बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा नेक्स्ट जो यूनिट है हमारा दैट इज़ अबाउट ऑसिलेशंस। अच्छा, इसमें जो है वो ख़ास बात ये है कि जो लास्ट अभी तक हमने यूनिट्स पढ़े हैं वो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो इजी था, इजी टू अंडरस्टैंड था। ज़ाहिर उसमें वर्क एनर्जी था, सर्कुलर मोशन था, फोर्सेस वाला यूनिट था, वो आमतौर पर इजी होता है। अब आपका ना एक्चुअल जो समझ लें एंटी टेस्ट का जो नेक्स्ट जो लेक्चर्स जितने भी अपकमिंग आ रहे हैं वो थोड़े अब डिफ़िकल्ट होते जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने चैप्टर 7 ठीक से नहीं पढ़ा हुआ ऑसिलेशंस वाला ख़ास तौर पर, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है इसको अंडरस्टैंड करने में। इनके जो फार्मूलाज हैं उनको ज़ाहिर यूज़ करने में, कॉन्सेप्ट्स को जो है कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट के इन वाले स्पेशली यूनिट्स में स्लो प्रोसीड करूं और साथ साथ आपको प्रॉपर टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा देने की कोशिश करूं। मल्टीपल चॉइस तो आप जो है वो टेस्ट और उसमें बुक में भी जो है वो प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी मल्टीपल चॉइस की, ज़ाहिर है वो कुछ बुक्स में नहीं भी होते या समझ नहीं आते, वो भी मैं साथ साथ कोशिश करूँगा आपको गाइड करने की। सो आज इसका लेक्चर 1 है ऑसिलेशंस का। इसमें जो कि हमें तकरीबन पूरा पूरा चैप्टर ही डिस्कस करना है। ये जो ऑसिलेशंस का है इसमें सारा का सारा समझ लें आपका चैप्टर नंबर 7 इंक्लूड हो जाता है टोटली। चूँकि ए लेवल्स और एफएससी के जो कॉमन सिलेबस है उसमें जो है वो कुछ एंड पे जाके थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, वो मैं आपको साथ ही क्लियर कर दूंगा, अदरवाइज इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं जी। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें जो अंडरस्टैंडिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन की फर्स्ट टॉपिक की, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट की मैं बात करने लगा हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो क्या है। सो बेसिकली यहाँ पर जो है हम बात करने लगे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो यहाँ पर जो है ये जो है वो हम कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसको मैं इनहेंस करने लगा हूँ कि ये क्या होता है। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो कहता है जी इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, इज अ टाइप ऑफ जो है ना वो पीरियोडिक वाइब्रेटरी मोशन। व्हाट डज इट मीन? देखो, हर वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। हर वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ वो वाली जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, वो सिस्टम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। जो पीरियोडिक वाइब्रेटरी मोशन जो है वो एक तो नंबर 1 चीज़ होनी चाहिए उनकी मोशन, पीरियोडिक वाइब्रेटरी मोशन होनी चाहिए। एंड इसकी डेफिनेशन में जो पढ़ा था हमने कि उस एक्सेलरेशन होना चाहिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन, जिसको हम कहते थे एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो है इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते होते थे कि अ सिस्टम जो है वो पीरियोडिक वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा हो और उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, और इसकी डायरेक्शन क्या हो, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो हम कहते हैं कि वो सिस्टम क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये इसकी डेफिनेशन थी। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर देखें तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। अगर हम कहें कोई भी सिस्टम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, सो उसमें ये दो चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। कौन कौन सी जो है वो दो चीज़ें जो है वो लाजमी होनी चाहिए। वो नंबर 1 जी, इसमें हमारे पास जो है वो कहता है जी वो जो सिस्टम है ना उसकी सबसे पहली बात होनी चाहिए कि उसमें जो मोशन है वो कौन सी होनी चाहिए, पीरियोडिक वाइब्रेटरी मोशन होनी चाहिए। अब पीरियोडिक कौन सी होती है? ऐसी ऑसिलेटरी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम कह देते हैं वो पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन जो है उसको परफॉर्म कर रही है, तो उसकी मोशन को हम कह देते हैं पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन जो है वो नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ गौर से देखें, हमने कहा कि कोई भी सिस्टम है जो कि पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, पीरियोडिक है, तो ज़ाहिर है लाजमी तौर पर वो फ्रिक्शन लेस होगा। अगर फ्रिक्शन लेस होगा तभी वो उसकी जो मोशन है वो अपनी आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम अपनी मोशन को वो क्या करेगा, वो रिपीट करेगा आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जो है। सो अगर उसमें फ्रिक्शन होगी तो ज़ाहिर है डैम्पिंग की वजह से वो अपनी मोशन उसकी पीरियोडिक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कोई भी बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, सो उसकी मोशन एक तो पीरियोडिक वाइब्रेटरी मोशन होगी, वो सिस्टम फ्रिक्शन लेस भी होगा, यानी उसमें एनर्जी जो है वो हर पॉइंट टू पॉइंट क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। अच्छा, अब आते हैं इधर, उस सिस्टम के पास जो है वो इनर्शिया भी होना चाहिए, उस सिस्टम के पास क्या होनी चाहिए, रीस्टोरिंग
फोर्स भी होनी चाहिए। अगर इनर्शिया होगा और रीस्टोरिंग फोर्स होगी, हम कहेंगे कि वो सिस्टम जो है वो क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कि हर सिस्टम जो है, हर वाइब्रेटरी सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म नहीं करता। सिर्फ वो करते हैं जिनकी सबसे पहली कंडीशन, उसमें निशानी आपको नजर आएगी कि उसकी जो मोशन है वो पीरियोडिक वाइब्रेटरी मोशन होगी, मतलब आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम वो अपनी मोशन को रिपीट करेंगे। और दूसरा उस सिस्टम की खास निशानी ये है कि उसमें क्या होगा, इनर्शिया होगा, उसमें क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स भी होगी। तो इनर्शिया भी होगा उसमें और उसमें रीस्टोरिंग फोर्स भी होगी। अब जैसे एग्जांपल है इसमें हम कहते हैं जी, जैसे ये हमारे पास हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम है। जब हम इसको जो है वो इसको इसको जो है ना फोर्स लगाते हैं, इसके ऊपर एक्सटेंशन करते हैं, इसको मीन से हम एक्सट्रीम की तरफ लेके जाते हैं, हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की। अब ये अप्लाई जो फोर्स हमने इस पे की है, तो अब इसमें क्या स्टोर हो गया, इसमें रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो स्टोर हो गई है। अब रीस्टोरिंग फोर्स कौन सी होती है, विच ब्रिंग्स बैक द बॉडी टूवर्ड्स मीन पोजीशन। तो अब जब आप इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो ये मीन पोजीशन पे यहाँ पे आ जाएगा वापस। लेकिन क्या ये मीन पोजीशन के ऊपर आके रुक जाएगा? ऐसा नहीं है, ये आगे की तरफ निकल जाएगा, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चला जाएगा। किस वजह से? इनर्शिया की वजह से। सिंपल पेंडुलम है, उसको आप डिस्प्लेस करते हो, मीन से एक्सट्रीम लेके जाते हैं, वहां से छोड़ते हैं। जब वहां से उसको छोड़ेंगे तो वो वापस मीन की तरफ आएगा। किस वजह से? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। क्या उसने मीन पोजीशन पे रुक जाना है? नहीं रुकेगा। क्यों? इनर्शिया की वजह से वो आगे निकल जाएगा। सो इट मीन्स डैट कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो, अगर इसको हम फ्रिक्शन लेस भी कंसीडर कर लें, सो अब देखें यहाँ सिस्टम फ्रिक्शन लेस लिखा हुआ है, तो मैंने कहा फ्रिक्शन लेस है तो ज़ाहिर है इसकी मोशन जो है वो पीरियोडिक वाइब्रेटरी मोशन होगी। एक कंडीशन पूरी हो गई। और दूसरी, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स भी है, इसमें इनर्शिया भी है। हम कहेंगे कि ये सिस्टम क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हर वो वाइब्रेटरी सिस्टम जिसकी मोशन जो है वो पीरियोडिक हो, और दूसरी बात हमने क्या की है कि वो जो सिस्टम है उसमें इनर्शिया और रीस्टोरिंग फोर्स हो, हम कहेंगे कि वो सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर जो है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी फिंगर टिप पे और आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। असल में क्लैरिटी ना होने की वजह से बहुत सारी कन्फ्यूजन्स प्रोड्यूस होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो न्यूमेरिकल में जो है वो ख़ासतौर पर दिल ख़राब उनका हो रहा होता है, थ्योरी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही होती है। वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि क्लैरिटी नहीं होती, और वो क्लैरिटी टीचर की प्रॉब्लम नहीं होती, वो स्टूडेंट्स की तरफ से होता है। क्या? क्योंकि वो बेसिक्स रिवाइज नहीं करते। बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से हर जो भी हम यूनिट स्टार्ट करते हैं उसको पता होना चाहिए। खासतौर पर इसमें हमें बेसिक्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। हमें टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट, उसको वाइब्रेटरी मोशन सिंपल कह देते हैं। अगर वो अपनी मोशन को बार बार आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट कर रही है, तो हम उसको कह देते हैं वो पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन है। अच्छा, वाइब्रेटरी मोशन जो है, सर्कुलर मोशन मैंने कहा था वो टू डायमेंशनल होती है, मतलब प्लेन में सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं तो वो टू डायमेंशनल मोशन होती है। लेकिन ये जो वाइब्रेटरी मोशन है, जैसे आपकी बुक में एग्जांपल है, क्रो बार भी उन्होंने बनाई हुई है, उसके ऊपर एक बॉल है वो रोटेट कर सकती है। स्केल जो है स्टील का, उसको क्लैंप करके अगर हम खींच के छोड़ें वो वाइब्रेटरी मोशन है। सिंपल पेंडुलम की मोशन वाइब्रेटरी मोशन है। सो उसमें जो है वो याद रखना है कि ये जो हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन है ये वन डायमेंशनल भी हो सकती है, अब स्ट्रेट लाइन पे कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है। टू डायमेंशनल भी हो सकती है, प्लेन में कोई वाइब्रेशन हो सकती है। थ्री डायमेंशनल भी हो सकती है, स्पेस में वाइब्रेशन हो सकती है। सो या याद रखना है कि ये जो वाइब्रेटरी मोशन है, इट कैन बी वन डायमेंशनल, इट मे बी टू डायमेंशनल, इट मे बी थ्री डायमेंशनल। नेक्स्ट जो है जी, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हम कहते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन विद इन द इलास्टिक लिमिट। जो है इसको हम जो है वो हुक्स लॉ भी कहते हैं। और इसके अकॉर्डिंग जो है हम कहते हैं एफ इज इक्वल टू के एक्स, और यहाँ के जो है इसको हम कहते हैं ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। इसका ऐसा यूनिट जो है वो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। अच्छा बेटा, अब देखो यहाँ पर जो है अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो है यहाँ पर जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो मैंने कहा कौन सी फोर्स होती है, विच ब्रिंग्स बैक द बॉडी टूवर्ड्स मीन पोजीशन। किसी भी वाइब्रेटरी सिस्टम में जिसमें इनर्शिया होता है, जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स होती है तो अब जब आप उसको खींचते हो तो उसमें जो एनर्जी है, जो आपने एनर्जी उसको अप्लाई की थी डिस्प्लेस करने के लिए, वो उसमें स्टोर हो जाती है एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब आप उसको छोड़ेंगे
दोबारा आप जो है उसके ऊपर जो है वो फोर्स मूव कर देंगे, तो वो क्या करेगी, वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस आएगी। और किस वजह से वापस आएगी? ड्यू टू द रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स इज दैट फोर्स विच ब्रिंग्स बैक द बॉडी टूवर्ड्स मीन पोजीशन। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब यहाँ गौर करते हैं, यहाँ पर जैसे मैथ स्प्रिंग सिस्टम में बात करें, आपने इसको इस तरफ खींचा तो डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स टूवर्ड्स मीन पोजीशन होगी। आप दूसरी मीन अदर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ये बॉडी मीन पोजीशन गुजर के चली गई है, डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो किस तरफ होगी? मीन पोजीशन की तरफ होगी। अच्छा, अब यहाँ पर ना दो इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस है। अक्सर पेपर में जो है ना वो इस यूनिट से रिलेटेड खास तौर पे ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो हर चीज़ का मैं आपको कर्व जो है वो ग्राफ बनवाऊंगा। जहाँ जहाँ जो है वो कर्व बनता होगा, इंपॉर्टेंट होगा, वहाँ वहाँ मैं ज़रूर आपको बनवा रहा हूँ। अब जरा गौर करते हैं जी। इसमें सबसे पहली बात ये है कि अगर आपको ग्राफ उसने पूछा फोर्स एक्सटेंशन का, सिंपल फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ पूछा हुआ है, ठीक है, तो दो तरह के आ सकते हैं अब फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। एक में एक्सेस में लिखा होगा सिर्फ फोर्स और एक्सटेंशन, यानी एफ इज इक्वल टू के एक्स, यहाँ से फोर्स और एक्सटेंशन। तो आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, उसमें जो आपका कर्व होगा स्ट्रेट लाइन ही होगा लेकिन पॉजिटिव स्लोप के साथ होगा। कभी कभी आपके पास जो है ना वो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ आता है जिसमें सिर्फ फोर्स नहीं लिखा होता, और क्या लिखा होता है? रीस्टोरिंग फोर्स। यानी ये वाला ग्राफ जो है सिर्फ फोर्स एक्सटेंशन का है, लेकिन ये वाला जो ग्राफ है ये रीस्टोरिंग फोर्स और एक्सटेंशन ग्राफ है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? माइनस के एक्स लिखा हुआ है, या यहाँ गौर करें तो ये माइनस के एक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब है माइनस है तो ये इसका स्लोप नेगेटिव होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन ही इसकी तरह, लेकिन नेगेटिव स्लोप के साथ होगा। इसकी लाइन जो है वो नेगेटिव जो है ना वो, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी लाइन आएगी। सो देखें, इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, याद रखें। अगर कर्व जो है सिर्फ एफ और एक्स के इन बिटवीन है तो वो स्ट्रेट लाइन होगी लेकिन पॉजिटिव स्लोप के साथ। लेकिन अगर रीस्टोरिंग फोर्स और एक्सटेंशन ग्राफ है रीस्टोरिंग फोर्स के साथ, यानी एफ फिजिकल माइनस के एक्स वाला है, तो फिर आपकी आएगी तो स्ट्रेट लाइन ही लेकिन नेगेटिव स्लोप के साथ आएगी। इसको आपने फर्क को जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट जो है जी, एम्पलीट्यूड जो है वो किसको बोलते हैं? एम्पलीट्यूड हम कहते हैं द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी, कहाँ से? फ्रॉम मीन पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन जो है उसको क्या बोल रहे होते हैं? एम्पलीट्यूड। और इसको इस यूनिट में हम एक्स नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं कहीं हम इसको कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट करेंगे एम्पलीट्यूड को। ए लेवल्स में ज़्यादातर उन्होंने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है एम्पलीट्यूड को, यहाँ पर हम एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। बात एक ही है, एक्स नॉट मीन एम्पलीट्यूड। तो जहाँ जहाँ एक्स नॉट आएगा हम मैं एक्स नॉट ही यूज़ करूँगा कैलकुलेशन में भी। इसका मतलब क्या होगा जी? एम्पलीट्यूड। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजिशन एनी टाइम जो है उसको हम क्या कह देते हैं? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का नाम दे देते हैं। वाइब्रेशन क्या होती है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी, उसको हम कहते हैं वन वाइब्रेशन। इसका क्या मतलब होता है वन कंप्लीट राउंड ट्रिप? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप का मतलब होता है कि जहां से बॉडी ने स्टार्ट किया है वहां पूरा चक्कर लगा के वहीं वापस भी आ जाए, लेकिन हर पॉइंट से कम एक दफा वो क्रॉस करे, तो हम कहते हैं वन कंप्लीट राउंड ट्रिप उसका कंप्लीट हो गया। अगर आप सिंपल पेंडुलम है उसको एक एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ते हो तो वो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा फिर वापस आएगा। तो देखें, जहां से छोड़ा था वहां वापस भी आ गया और हर पॉइंट से कम एक दफा उसने क्रॉस भी कर लिया। हम कहेंगे कि वो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप हो गया। सो इसमें वन कंप्लीट राउंड ट्रिप हम कहते हैं वन वाइब्रेशन। यहाँ दो बड़े इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक ये कि इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट? 4 टाइम्स ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जो है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन दिखा एक्सरसाइज का, एक वन कंप्लीट राउंड ट्रिप में कितना डिस्टेंस कवर करती है? 4 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड डिस्टेंस कवर करती है। इसका मतलब अगर आपको किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का जो है वो एम्पलीट्यूड गिवन हो, मतलब 5 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड गिवन है, आपसे कहें जी एक वन वाइब्रेशन में टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगी, तो आप 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। तो कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन कितना डिस्टेंस कवर करती है? 4 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड। अब आपने ये याद कर लिया, कुछ लोगों ने माशाल्लाह रट्टा भी लगाया होगा एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन जब आपने लर्न किए थे। अब एग्जामिनर थोड़ा सियाना हो गया, अब जब सियाना हो गया तो उसने क्या करना है, उसने लिख देना है इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी।
अब डिस्टेंस कितना होता है 4 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर पूछ लिया तो वो क्या होगा, वो 4 टाइम एम्पलीट्यूड नहीं होगा, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर 0 होगा। जो कि अभी मैंने कहा है कि 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप का मतलब जहां से स्टार्ट किया वहीं पे पूरी मोशन कंप्लीट करके वापस आना है। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आंसर क्या होगा, 0 आंसर होगा। क्लियर है जी। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के वर्ड्स में आपने डिफरेंस रखना है। नेक्स्ट जो है टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन को कहते हैं टाइम पीरियड, इसका यूनिट सेकंड होता है। ये सिंपल है। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड को बोलते हो, इसका यूनिट हर्ट्ज यानी पर सेकंड होता है, ये भी सिंपल है। एंगुलर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है ये आपके पास क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी, यानी इसको 2 पाई एफ कहते हैं। और इन टर्म्स ऑफ फेज अगर देखें पूरे कंप्लीट चक्कर के लिए तो हमारे पास जो टोटल एंगल कवर्ड बनता है वो 2 पाई बनता है। और टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन क्या होता है, टाइम पीरियड, इसलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं 2 पाई/टी बन गई। तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई एफ, इसका यूनिट क्या होता है रेडियंस पर सेकंड। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस आपने नोट करने हैं, क्या, जरा गौर करते हैं जी। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर जो है वो अगर आपसे पूछा जाए इस क्वेश्चन में जैसे उसने पूछा है ये वाला जो हमारे पास लेट से ये वाला क्वेश्चन है, इसमें पूछे जी प्रोडक्ट ऑफ, ये बताएं कि द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड जो है वो क्या होगा। लेट से उसने पूछा प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड क्या होगा, आपका आंसर क्या होना चाहिए 1। सिंपल है, आपने आंसर कर देना 1। अब देखें लेट्स से कि उसने पूछा नहीं प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड क्या होगा, तो फिर आपका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, फिर आपका आंसर आना चाहिए 2 पाई। फिर आपका आंसर जो है वो 2 पाई आएगा। क्यों, क्योंकि जरा गौर करो इसमें अगर ये टाइम पीरियड आप दूसरी तरफ लेके जाते हो, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रेशियो, ये देखा ना फ्रीक्वेंसी 1/t है तो t उधर जाके मल्टीप्लाई करोगे तो अगर वो कहे जी प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, सिंपल लिखा हो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 1। लेकिन अगर लिखा हो द प्रोडक्ट ऑफ जो है वो फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अब जस्ट एक वर्ड ही उसने ऐड किया ना, द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, तो फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, फिर आंसर आपका 1 नहीं बनना, फिर आंसर क्या आना है 2 पाई आंसर आना है। सो इस तरह के क्वेश्चन आए तो बेटा अच्छे से आपने डील करना है। द प्रोडक्ट ऑफ याद रखना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड एंड द प्रोडक्ट ऑफ सिंपल फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। सो ये जो बेसिक्स हैं इनको अच्छे से पहले रिवाइज करना है। ये जो सारी हमने अभी की हैं अभी तो ये सारे अगर अच्छे से आप एक दफ़ा ज़हन नशीन कर लेंगे देन आपने नेक्स्ट टॉपिक को प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ना है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम बार बार जो प्रैक्टिस हम कर रहे होते हैं हम बेसिक्स को पक्का नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से आगे जाके प्रॉब्लम आती है। बेसिक्स बार बार रिवाइज करनी है। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ दोबारा। हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है क्योंकि इसमें तीनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं। कौन कौन सी तीनों कंडीशंस, ये इसकी मोशन पीरियोडिक वाइब्रेटरी मोशन भी है और इसमें इनर्शिया भी है और रिस्टोरिंग फोर्स भी है। तो यहाँ गौर करें तो हमारे पास जो है इसमें हम कहते हैं जी कि चूँकि ये फ्रिक्शन लेस रखा हुआ है इसका मतलब है ज़ाहिर है ये पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करेगा, आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम ये अपनी मोशन को रिपीट करेगा। और दूसरी बात ये है कि इसमें रिस्टोरिंग फोर्स भी है तो और इनर्शिया भी है, ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन बन गया। अच्छा जी, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के इक्वल और अपोजिट होती है। रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए हो गया, यहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन आ जाता था माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। ये फॉर्मूला भी याद रखना है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा अब ये देखो के ओवर एम तो कांस्टेंट है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया माइनस एक्स के। आपकी डेफिनेशन के एन अकॉर्डिंग जो है ये आपकी जो है वो कंडीशंस पूरी होगी कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। हम कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम अगर हम उसको आइडियल कंसीडर कर लें, फ्रिक्शन लेस हो, तो वो क्या मोशन परफॉर्म कर रहा है, एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा कहीं भी कह दे कोई अगर जो हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम है लेकिन वो फ्रिक्शन लेस नहीं है, उसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो गई, तो फिर वो वाइब्रेटरी मोशन तो परफॉर्म करेगा लेकिन उस मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कह सकते। उसकी मोशन फिर सिंपल वाइब्रेटरी मोशन तो होगी लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहलाएगी। सो उसका पीरियोडिक होना, उसका फ्रिक्शनलेस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है जी, आगे आते हैं जी। अच्छा यहाँ पर देखें क्योंकि अगर कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से ही हम फेज की बात करते हैं।
लेक्चर में ना कुछ चीज़ें सामने नज़र आ रही होती हैं, कुछ चीज़ें जो मैं बोल रहा होता हूँ वो भी आप नोट डाउन किया करें। जैसे यहाँ गौर से देखो, अगर क्वेश्चन है जी इफ अ सिस्टम इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन देन द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अच्छा, अब नोट करने वाली क्या बात है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, इसकी डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होती है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी जो है उसकी डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होती है, मीन पोजीशन से अवे रहती है। चाहे वो मीन पोजीशन की तरफ बॉडी आ रही हो, चाहे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रही हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये दो एरो ड्रॉ करने का मतलब ये है कि चाहे डिस्टेंस बढ़ रहा हो चाहे कम हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या रहनी है, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। जबकि एक्सेलरेशन हम कहते हैं दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। Instantaneous displacement always away from the mean position and acceleration is always directed towards the mean position। इसका मतलब ये हुआ दोनों में एंगल जो है वो कितना होगा, 180। तो फेज बिटवीन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा अगर को पूछे तो क्या 180, या इसको हम पाई भी कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर फेज पूछे तो 180 या इसका आंसर क्या होगा, पाई। नेक्स्ट ही हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज से। एक्स्ट्रा नॉलेज जो है स्प्रिंग से रिलेटेड है, अक्सर इसको टॉपिक को रिलेट कर रहे होते हैं, कुछ को रिलेट जो कर रहे हैं टॉपिक ज़ाहिर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। जी यहाँ पर जी लेट से हमारे पास कहते हैं जी इफ अ मैस स्प्रिंग कांस्टेंट जो है जिसको हम फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो हर नए जो पार्ट है जो बना है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, अक्सर ये क्वेश्चन आता है। तो अगर हम एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के उसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दे, तो इस तरह से आपने 2 इक्वल पार्ट में उसको कट कर दिया। सो क्योंकि k इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स होता है, न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एफ ओवर। अब चूंकि आपने जब उसको कट करोगे 2 इक्वल पार्ट्स में तो उसकी जो लेंथ है हाफ हो जाएगी, यानी वो x/2 हो जाएगी, तो 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू एफ ओवर एक्स। इसका मतलब है कि उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डबल हो जाएगा। सो अगर कोई भी स्प्रिंग है उसको अगर आप 2 इक्वल पार्ट्स में कट करते हो तो ईच पार्ट का जो 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 है जी देन हम कहेंगे के फॉर, यानी कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है पर ईच पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, जो आपने 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया है तो देन जो है के की वैल्यू फॉर ईच पार्ट क्या हो जाएगी, 2k। इसी तरह से अगर क्वेश्चन हो कि अगर आपने स्प्रिंग को सिमिलरली अगर वो 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया है तो ईच पार्ट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 3k के इक्वल हो जाएगा। अगर हमने उसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया, हर पार्ट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, 4k के इक्वल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पास्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम किसी स्प्रिंग को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो मैंने इसको प्रूव भी कर दिया कि कैसे उसका जो है स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट ये वाले जो है इसी तरह से आपको कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स भी पता होना चाहिए, वो कैसे फाइंड करते हैं। कम्बिनेशन जो है वो हम जो है वो इनके स्प्रिंग्स के उसी तरह से फाइंड करते हैं जैसे कैपेसिटर्स को डील करेंगे। जैसे हम कैपेसिटर्स के कम्बिनेशन फाइंड करते हैं वैसे ही हम स्प्रिंग कांस्टेंट्स के जो स्प्रिंग जो है उनके कम्बिनेशन फाइंड कर रहे होते हैं। सो कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग जो है वो हमारे पास दो हैं, एक सीरीज कम्बिनेशन और एक पैरेलल। पैरेलल तो बहुत सिंपल है, पैरेलल में क्या करना है, आपने जितने भी स्प्रिंग्स हैं उनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स को ऐड कर देना है। अगर आपके पास सिर्फ दो हैं तो आपने क्या करना है, के ई यानी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, k1 प्लस k2। लेकिन अगर सीरीज है तो सीरीज में जो है वो कैसे ऐड करेंगे, 1/ke इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। तो जितने भी आपके सीरीज में स्प्रिंग्स लगे हुए हैं आप उनको जो है इस तरह से उनका कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे। इन केस ऑफ 2 ये एक शॉर्टकट है, जब साथ कंडीशन लगा दी जाए, इसका मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है सिर्फ 2 स्प्रिंग्स के लिए यूज हो सकता है, मोर देन 2 स्प्रिंग के लिए यूज नहीं होना। उसके लिए आप ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। अगर सिर्फ आपके पास 2 स्प्रिंग्स हों तो उनका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/k इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। तो आप इनका एलसीएम लेने के बाद रेसिप्रोकल भी लेंगे, ज़ाहिर है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो आपका आंसर बनेगा के ई इज इक्वल टू k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। इसको हम शॉर्टकट में, यानी कि अगर मुझे दो को स्प्रिंग दे दे, उसके स्प्रिंग कांस्टेंट दे दे और कहे जी सीरीज में लगे हुए हैं तो आप इसका इक्विवेलेंट फाइंड करें, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दूंगा, प्रोडक्ट ओवर सम। तो सीरीज में होने चाहिए, सीरीज में होने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि
उनका जो है वो सिर्फ 2 होने चाहिए, तो फिर ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट ओवर सम वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल हमें ना 2 स्प्रिंग्स गिवन है और उन दोनों के ना स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल हैं और ये 2 पैरेलल में लगे हुए हैं, यहाँ 2 सीरीज में लगे हुए हैं। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए वो होता है 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। तो यहाँ पे देखें टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर जो है पैरेलल के केस में जो है ऐड करेंगे ना इन दोनों को, तो वो हो जाएगा k1 प्लस k2। अब k1 प्लस k2 का मतलब है दोनों ऐड होके जो है वो कितना हो जाएगा 2k। अब यहाँ से 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ रहा है, वो 1 बाय स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लें, बाकी आपके पास ओरिजिनल टाइम पीरियड आ गया। इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे पास यहाँ पर 2 इक्वल जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पर जो है k जो है ये भी k है ये भी k है, तो इसका मतलब जो ओरिजिनल अगर टाइम पीरियड पहले उसका t था तो अब 1 बाय स्क्वायर रूट 2 टाइम्स t हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास पहले ये एक स्प्रिंग था, आपने लेट से इस तरह के जो क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि ये बताएं इनका k जो है वो किस तरह आ जाएगा, तो अब इसमें जो है वो देखेंगे जो कि सीरीज में है तो यहाँ में प्रोडक्ट ओवर सम वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो ये जो है ये ऊपर सम ये ऊपर चला जाएगा, प्रोडक्ट नीचे रह जाएगा, तो ऊपर 2k प्लस k क्या हो जाएगा 2k, नीचे k स्क्वायर हो जाएगा, k से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका यहाँ से स्क्वायर रूट 2 कॉमन आएगा, तो न्यू टाइम पीरियड यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 इंटू टी यानी ओरिजिनल टाइम पीरियड का ये इतना बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ ये वैल्यूज पुट करवाने का या इस तरह की प्रैक्टिस का मकसद ये है आपको फार्मूला याद हो जाए कि टाइम पीरियड में उसकी वैल्यूज कैसे पुट करते हैं। अगर जो है वो आपके पास पैरेलल वाला आ जाता है या आपके पास सीरीज वाला कॉम्बिनेशन आता है, तो आपने टाइम पीरियड के फॉर्मूले को कैसे यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट जो है जी, अभी हम बात करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। मैं भी आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट यूनिट जो है ना नेक्स्ट आपका स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट फेज जो है अभी जो है वो सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना है। जो बुक में पूरा टॉपिक आपको दिया हुआ ना 2 पेज का, उसमें सिर्फ 2 लाइंस अगर आपको समझ आ जाए ना तो आपको होल कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ आ जाएगा। देखो बड़ी सिंपल बात है, हम कहेंगे इफ अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, अब देखो यहाँ शर्त ये है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, हम कहेंगे कि वो क्या परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। 2 पार्ट में ये स्टेटमेंट लिखी है। फर्स्ट पार्ट में मैंने कहा इफ अ पार्टिकल, ये वाला जो पार्टिकल है जैसे डायग्राम में शो किया हुआ है, अगर ये सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, इस पार्टिकल की मोशन जो है वो कौन सी होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी। लेकिन जो इसका प्रोजेक्शन है, जो इसका साया है, जो इसका प्रोजेक्शन अलोंग द डायमीटर बनेगा, वो उसकी मोशन जो है वो क्या होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो गौर से सुने, ये जो पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। किसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है? इसके प्रोजेक्शन की मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। जैसे अगर मैं इसके ऊपर लाइट्स ऊपर लगा देता हूँ, सो अगर ये पार्टिकल जो है इस तरह से मूव करेगा सर्कुलर पाथ के ऊपर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो इसका जो साया है ये देखेंगे मीन पोजीशन पे है इस वक्त जो है, तो उसका साया इस तरफ बन रहा है। अब ये थोड़ा मूव करके आगे चला जाएगा, साया इधर आ जाएगा। ये मूव करके अगर यहाँ चला जाता है उसका प्रोजेक्शन सेंटर पे आ गया, अगर ये मूव करके इस तरफ चला जाता है तो प्रोजेक्शन आगे मूव कर जाएगा। गौर करें इसकी पूरी मोशन के ऊपर गौर करें। अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ के ऊपर ऐसे मूव करता रहेगा तो इसका जो प्रोजेक्शन है उसकी मोशन जो है वो टू एंड फ्रो होगी, वो इस तरह से मूव करेगा। सो उसकी मोशन वाइब्रेटरी होगी, लेकिन कौन सी? पीरियोडिक वाइब्रेटरी मोशन होगी, क्योंकि अगर इस पार्टिकल की स्पीड यूनिफॉर्म है तो ये वाली जो मोशन है वो पीरियोडिक वाइब्रेटरी मोशन बनेगी, देन इसकी जो मोशन है वो पीरियोडिक वाइब्रेटरी मोशन होगी। और अगर जो है इसमें हम कहें कि जी इसमें हमारे पास जो है फिर हम कहेंगे पीरियोडिक। अच्छा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है, अगर इस पार्टिकल की स्पीड यूनिफॉर्म ना हो, सपोज करें वो कहते हैं इस पार्टिकल की जो मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, फिर इसके जो प्रोजेक्शन की मोशन है वो वाइब्रेटरी तो होगी लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहलाएगी। इसलिए स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि वो जो हर वो वाइब्रेटरी सिस्टम जिसकी मोशन पीरियोडिक हो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। तो अगर इसकी मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो गई तो फिर जाहिर है इसकी जो
इसके साए की, शेडो की, प्रोजेक्शन की जो मोशन है वो फिर पीरियोडिक नहीं रहेगी। अगर पीरियोडिक नहीं रहेगी तो उसको हम जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कह सकते। तो याद रखना है कि ये जो पार्टिकल है ये सर्कुलर पाथ के ऊपर जो है इसकी मोशन कौन सी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म हो, तो फिर हम जो है इसके साए की यानी इसके प्रोजेक्शन की मोशन को कहते हैं कि दैट इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है जी? अच्छा, अब देखो कि ये तो है कॉन्सेप्ट। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म मोशन में ट्रांसफॉर्म क्यों करते हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ती है? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है, देखो हम हर इंस्ट्रूमेंट की तरह ह्यूमन का भी जो है वो लीस्ट काउंट होता है, हमारा भी लीस्ट काउंट है। हम जो है मिनिमम से मिनिमम टाइम जिसमें हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इन केस आप जो है वो जीनियस, जैसे आप लोग जीनियस हैं, तो इन जो जीनियस लोगों के अलावा जो आम लोग हैं मेरे जैसे, उनका जो लीस्ट काउंट है ना वो कितना है, 0.3 सेकंड। मतलब आप जितनी भी जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड दे सकते हैं ना वो 0.3 सेकंड होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में कोई बटन है और कोई कहेगा जी आप इसको प्रेस करें जो है ना वो जब लाइट ऑन हो जाए, तो मैं लाइट को ऑब्जर्व करूंगा, जो ही लाइट ऑन हुई मैंने रिस्पॉन्ड किया, बटन ऑन किया, तो कम से कम टाइम जिसमें मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ वो कितना हो सकता है, 0.3 सेकंड हो सकता है। इससे जो है वो कम टाइम में मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। ठीक है जी। अच्छा, इसका मतलब है ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया, ह्यूमन का लीस्ट काउंट। अब देखो अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास जो मोशन है आमतौर पे जो जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, ये वाइब्रेटरी मोशन की बात कर रहे होते हैं, अगर वो बहुत फास्ट हो, अगर तो स्लो हो तो उसमें कोई इशू नहीं है। अब देखें, अगर तो वो बहुत फास्ट है, मतलब लेट्स से ये पार्टिकल है बहुत तेजी के साथ मूव कर रहा है, या चलो एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल पेंडुलम की। एक सिंपल पेंडुलम है, अगर वो तो स्लो बिल्कुल मूव कर रहा है, यानी कि उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड है, 0.3 सेकंड से बहुत ज्यादा है, 2 सेकंड है, तो आप उसकी मोशन को इजीली ऑब्जर्व कर लेंगे। अगर कोई आपसे पूछे जी इसका टाइम पीरियड क्या है, आप नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड कैलकुलेट करके बता देंगे, फ्रीक्वेंसी भी बता देंगे। अगर कोई जी इसकी स्पीड कैलकुलेट करो एट एनी पॉइंट, आप डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन वन वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे, उसकी स्पीड भी आ जाएगी, आप उसका एक्सेलेरेशन भी बता सकते हैं। लेकिन अगर वाइब्रेशन जो है वो क्या हो जाए, टू फास्ट, बहुत तेज हो जाए, तो ज़ाहिर है वो अगर 0.3 सेकंड से भी उसका टाइम पीरियड कम हो गया तो वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करेगा, तब हम उसको ऑब्जर्व करके उनकी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलेरेशन, इनकी वैल्यूज़ को नहीं बता सकते। यही वजह है कि साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने सिंपल हार्मोनिक मोशन को यानी वाइब्रेटरी मोशन को सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करके वहां से कैलकुलेशंस कर ली, और कैलकुलेशंस में क्या किया, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के फॉर्मूले ड्राइव कर लिए। उससे फिर हमें क्या फ़ायदा हुआ, हम किसी भी टाइम पर, चाहे वो कितना ही शॉर्ट क्यों ना हो, हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन को हम बता सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, हमने डिस्कस करना है 3 फॉर्मूलेज के, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर आप गौर करें तो आज का लेक्चर में बहुत स्लो प्रोसीड कर रहा हूँ, वजह यह है कि इसमें कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका टॉपिक्स जो है वो कम से कम अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्लैरिटी आनी चाहिए, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन का ईजिली आंसर दे सको। सो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, हमें पता है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। जरा गौर करें, ये जो पार्टिकल है इसकी मोशन तो हमने कहा था क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन इसकी प्रोजेक्शन की मोशन जो डायामीटर के ऊपर है वो कौन सी है, वो टू एंड फ्रो यानी वाइब्रेटरी मोशन ही है। तो इसके प्रोजेक्शन का जो है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ये आपने इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी। मैं डायरेक्ट फार्मूले की तरफ आता हूँ। आपने डायग्राम से फार्मूला ड्राइव किया, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ x इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, x नॉट एम्पलीट्यूड है, साइन ऑफ थीटा, थीटा यहाँ हम लिखते हैं ओमेगा टी, और अक्सर इसको हम कह रहे होते हैं ये फेज एंगल है। फेज एंगल जो है वो कहता है जी कि ये हमें क्या बता रहा होता है, ये हमें दो चीजें बता रहा होता है, दो इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा होता है। कौन कौन सी? एक डायरेक्शन ऑफ मोशन और दूसरा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये दो हमें इन चीजें बता रहा होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। कैसे, जरा गौर से देखना है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने फेज की टर्म देखें, ये एज ए फंक्शन ऑफ साइन है ना, तो उसका कर्व साइन का कर्व बनेगा। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया मैंने। अच्छा, अब इसके कौन कौन से फेज हमें जो है वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन बता रहा है। देखें, जब फेज 0 होगा तो बॉडी मीन पोजीशन पे होगी,
जब फेज पाई बाय 2 होगा तो बॉडी कहाँ होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी। फेज जब पाए होगा तो बॉडी अगेन मीन पोजीशन पे होगी। जब फेज 3 पाई बाय 2 होगा तो अब बॉडी कहाँ होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर। और 2 पाई होगा तो बॉडी कहाँ आ जाएगी, फिर से मीन पोजीशन पर। इसका मतलब है हमें डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन फेज एंगल बता रहा होता है। अब अगर कोई आपसे पूछे वो कौन कौन से फेज हैं जब बॉडी मीन पोजीशन पे होती है, तो आपने कहना है 0, पाई, 2 पाई। ये तीन ऐसे फेज हैं जब बॉडी मीन पोजीशन पे होती है। वो कौन कौन से फेज हैं जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है, पाई बाय 2 और 2 पाई, जो 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, ये ऐसे फेज हैं जब बॉडी जो है वो कहाँ होती है, एक्सट्रीम पोजीशंस पे होती है। और 0, पाई और 2 पाई, ये वो ऐसे फेज हैं जो बॉडी मीन पोजीशन पे होगी। ठीक है जी, तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन बता रहा था। डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे पता चलती है, बड़ा सिंपल है। अगर को कहे इस वक्त फेज है 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, तो आपको पता होना चाहिए कि बॉडी अगर 0 से फेज पाई बाय 2 है तो बॉडी ने लाजमी तौर पर मीन से किस तरफ जाना होगा, एक्सट्रीम की तरफ। अगर फेज है पाई बाय 2 तो पाई बाय 2 के बाद उसने किस तरफ जाना है, लाजमी तौर पर उसने किस तरफ जाना है, मीन पोजीशन की तरफ यानी पाई की तरफ। अगर फेज है पाई से लेकर 3 पाई बाय 2, इसका मतलब बॉडी अगेन मीन से अनदर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगी। तो फेज हमें दो बातें बता रहा होता है, एक डायरेक्शन ऑफ मोशन भी वाइब्रेटिंग बॉडी की बता देता है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दी मीन पोजीशन भी साथ साथ बता रहा होता है। अच्छा, ये मैंने बताया, ये डायग्राम है इन टर्म्स ऑफ फेज। अब अगर आप इस फॉर्मूले में साइन 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 पुट करेंगे तो x नॉट आ जाएगा, मतलब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी। अगर इस फॉर्मूले में साइन पाई पुट करेंगे, साइन 180 0 होता है, अगेन बॉडी जो है वो मीन पोजीशन पे आ गई। साइन 3 पाई बाय 2 पुट करोगे, आंसर माइनस x नॉट आ जाएगा, मतलब बॉडी अनदर एक्सट्रीम पोजीशन पे है। इसका मतलब फेज एंगल यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीन पोजीशन किसी भी पॉइंट पे पता चल जाता है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं इसमें। सेकंड पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, ये मैंने इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड लिया है, इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड्स। मतलब अगर मीन पोजीशन पे है तो यहाँ पर मीन पोजीशन पे जो अगर हम बात करें तो मीन पोजीशन पे जो है बॉडी अगर है तो वो 0 होगा। अगर मीन 16 चले जाएंगे वो t/4 होगा। नेक्स्ट आ जाएंगे मीन पे t/2, आगे 3 t/4 और t, तो कंप्लीट टाइम पीरियड आपका बन गया। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा गौर करें, अगर ये हमें जो है इस कर्व का जो है वो पता चल गया कि बॉडी मीन से एक्सट्रीम तक आई t/4, उसके बाद फिर आगे आई t/2, नेक्स्ट पहुंची 3t/4 और यहाँ पे आ गई तो t। एक कंप्लीट ऑसिलेशन जो है वो कंप्लीट करने में जो है वो कितना टाइम लगता है, इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। अब यहाँ से क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहे होते हैं, वो जरा नोट कर लें। तो वो क्वेश्चन क्या है, नंबर 1 जी आपके पास, इफ अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन देन टाइम टेकन बाय इट टू गो फ्रॉम, अब लेट्स से ये उसने क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन मैंने यहाँ 3 इससे रिलेटेड पूछे। सपोज करें कि क्वेश्चन इज इफ अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये बताएं कि देन टाइम टेकन बाय इट टू गो फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम कितना होगा, फ्रॉम एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम कितना होगा, फ्रॉम मीन टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड कितना होगा। लेट्स से ये क्वेश्चन है, ऑप्शंस आर गिवन t/2, t/4, t/8, t/12। कभी कभी हमें टाइम पीरियड ही गिवन होता है तो आप यहाँ टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हो। तो इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड आपको ना ऑप्शंस गिवन है, सॉल्व कैसे करेंगे। पहले दो पार्ट तो बहुत आसान है, क्योंकि हम ग्राफ से ही देख के बता सकते हैं क्या आंसर क्या होगा। तो आपसे पूछा जाए मीन से एक्सट्रीम जाने का टाइम कितना है, तो आप कहेंगे मीन से एक्सट्रीम जाने का टाइम कितना है, t/4। मीन से एक्सट्रीम जाने का टाइम t/4 है। तो सिंपल इसका आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है, ए पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, t/4 आंसर आ जाएगा। तो इसमें t/4 आंसर आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी इसमें हमारे पास दूसरे वाला, सेकंड वाला क्वेश्चन, एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम जो है वो कितना आएगा, वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम जाने का टाइम जो है वो कितना होगा। अब वन एक्सट्रीम यानी कि इस वाली एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक जाने का टाइम, तो देखें हाफ ऑफ द टाइम पीरियड इक्वली बनेगा ना। आप जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, ये फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। हर क्वार्टर जो है वो कितना कवर करता है, t/4। तो फर्स्ट इस एक्सट्रीम से वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम अगर जाना है आपने, तो आपको जो है वो टोटल कितना टाइम लगेगा,
2 यानी t/4 प्लस t/4। तो दूसरे वाले का भी आंसर क्या आएगा, बी वाले का एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम जाना है तो टाइम पीरियड आपका टाइम कितना लगेगा, t/2 सेकंड। इसका मतलब पहले दो क्वेश्चंस का आंसर तो बहुत इजी था। उसने पूछा था मीन से एक्सट्रीम जाने का टाइम, आपने कहा जी t/4। उसने पूछा वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम जाने का टाइम, यानी कि अगर आप इस एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक आते हैं तो क्या टाइम होगा। तो आप जो है वहां से इजीली आंसर दे सकते हो। आप कहेंगे यहाँ से वन एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक आने का टाइम जो कि हाफ टाइम पीरियड के इक्वल बन रहा है, आपने यहाँ पे t/2 आंसर बता दिया। लेकिन सी वाला क्वेश्चन देखिए, उसने कहा मीन टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड जाने का टाइम क्या होगा। इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं। ऊपर वाले दो जो क्वेश्चन है ये वाले, वो भी हम इसमें भी ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, वो भी आप यूज कर सकते हो। अब देखेंगे यहाँ पर जो है तीसरा जो पार्ट है सी वाला पार्ट, उसको सॉल्व करने के लिए हम ग्राफ से नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, उसकी रीजन ये है कि ये जो हमारे पास कर्व है, हम 4 इक्वल पार्ट्स में तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मोर देन 4 इक्वल पार्ट्स में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आगे जाकर मैं इसकी रीजन भी बताऊंगा। जब हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे या स्पीड पढ़ेंगे तब मैं आपको इसकी रीजन भी बता दूंगा कि क्यों नहीं बता सकते। जहां पर देखें जरा, अब मुझे ना कैलकुलेट करना है कि मीन से लेकर हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड जाने का कितना टाइम होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला है जी x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी। अच्छा, अब देखो x की वैल्यू क्या बताई है, उसने कहा हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड यानी x नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने x की जगह पुट कर दिया x नॉट डिवाइडेड बाय 2। अब ये x नॉट से क्या हो गया, कैंसल, और साइन इधर दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। अब साइन इनवर्स हो गया जी, साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, अब हमें पता है वो 30 होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल आपने लर्न कर लिया होगा। अब बात ये है, हम पाई को 180 बोलते हैं, पाई/2 को 90 बोलते हैं, पाई/3 का मतलब 60 होता है, पाई/4 45 होता है, पाई/6 30 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है साइन इनवर्स 1/2 जो है, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, पाई/6, क्योंकि साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, 30 होता है। तो अब यहाँ पाई/6 आपने पुट कर दिया, पाई से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। टाइम आपके पास क्या आ गया, t/12 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ मीन पोजीशन से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपने जो टाइम लिया है, टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा, t/12 सेकंड लगेगा। तो अब ये आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर लेट्स से वो कहे मीन से एक्सट्रीम जाने का टाइम, तो मीन से एक्सट्रीम तक जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, मीन से एक्सट्रीम जाने का जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना कवर हुआ है, मीन से एक्सट्रीम जाने का जो डिस्प्लेसमेंट है वो x नॉट कवर हुआ है। तो आप यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर लेंगे, x नॉट, उसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर t/4 आएगा। आप वन एक्सट्रीम से अनदर एक्सट्रीम जा रहे हो, तो वन एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक जाने का जो टोटल डिस्टेंस कितना लगेगा, 2x नॉट। आप x की जगह 2x नॉट पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो t/2 आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैंने तीसरा सॉल्व कर दिया, पहले दो तो आप ग्राफ से भी बता सकते हैं। सो इसलिए जो है मैंने जो है वो तीसरा सॉल्व कर दिया, पहले दो सॉल्व नहीं किए। तो इसका आंसर बेटा क्या आएगा, t/12 आएगा। तो आमतौर पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करके आंसर t/8 कर देते हैं। दैट इज रॉन्ग। आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करें तो आपका आंसर देखें क्या है, t/12। ऐसा इसलिए होता है कि जब गौर करें, मीन पोजीशन के ऊपर ना स्पीड ज्यादा होती है, जो जो एक्सट्रीम की तरफ जाते हैं स्पीड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, स्लो डाउन। तो इसका मतलब अगर हम इसको दो हाफ में डिवाइड करें तो ये वाला जो टाइम पीरियड है ये कम होगा, जबकि इसके सेकंड हाफ का टाइम पीरियड अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो ज्यादा होगा। इसका मतलब है हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को 4 इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन 4। मोर देन 4 जो है उसमें जो है उसको उसमें डिवाइड नहीं कर सकते उसको। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट जो है जी हमारे पास, इसमें आई होप सो को आपको समझ आ गया होगा कैसे पुट करनी है वैल्यूज। जो आपको कहा होना, जैसे यहाँ का है मीन टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो आपने क्या किया, यहाँ हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड मतलब x की वैल्यू क्या पुट कर दी, x0/2 पुट कर दी। बाकी x0 से कैंसिल आउट, साइन को उधर आके इनवर्स करना है। साइन इनवर्स 1/2 है तो साइन आपको होता है साइन 30 क्या होता है, 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा, 30। और 30 को क्या कहते हैं, पाई/6। मैंने पाई/6 वैल्यू पुट की और सॉल्व किया। समटाइम्स आपको हो सकता है क्वेश्चन में टाइम पीरियड की वैल्यू गिवन हो,
मतलब यहाँ हो सकता है टाइम पीरियड मुझे गिवन होता है लेट्स से 6 सेकंड, तो मैं यहाँ टाइम पीरियड की वैल्यू 6 पुट कर देता, 6/12 आंसर आ जाता। तो समटाइम्स हमें जो है वो टाइम पीरियड की वैल्यू भी गिवन हो सकती है, अदरवाइज इस तरह के आंसर आएंगे। नेक्स्ट है जी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी क्या होती है? एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसके दो फॉर्मूले आपने याद करने हैं। कौन कौन से? एक विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज ए फंक्शन ऑफ कोसाइन, और एक एज इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दोनों डिस्कस कर लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका जो फॉर्मूला है वो होता है v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉज ऑफ थीटा, और थीटा की जगह ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा टी। अच्छा, अगर को आपसे कहे जी एक बॉडी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करिए, बताएं उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? चूंकि ये एज ए फंक्शन ऑफ कोसाइन है यानी कॉज का फंक्शन है, तो कॉज 0 पे क्या होता है? 1। कॉस 0 पे 1 ही होता है ना जी। तो इसका कर्व जो है वो मैक्सिमम एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा, तो इसका कर्व जो है वो इस तरह का बनेगा। इसका कॉस जैसा कर्व बनना है। ये इसकी शेप आपने याद रखनी है, स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना है कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। ये मैक्सिमम पोजीशन इन एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है। तो इफ अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, आपने याद रखना है उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज ए फंक्शन ऑफ कोसाइन यानी कॉस थीटा बनेगा। और दूसरा जो है जी इसका formula, the velocity of a body executing simple harmonic motion in terms of instantaneous displacement, in terms of instantaneous displacement अगर वो बात करे तो फिर जो है इसका जो फॉर्मूला है वो आपका बनता है v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेस वेलोसिटी का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ टाइम एज ए फंक्शन ऑफ कॉज। ये वाला फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब देखें कि इसमें ये वाला जो रिलेशन है ये हमें क्या क्या बता रहा है। ये बता रहा है अगर बॉडी मीन पोजीशन पे हो यानी x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो आपके पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी? मैक्सिमम। यानी पता चल गया मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जो है वो ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? मैक्सिमम होती है। जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाएंगे यानी x इज इक्वल टू एक्स नॉट हो जाएगा तो वेलोसिटी मिनिमम, यानी हम कहेंगे कि वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। तो अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है तो मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, जबकि एक्सट्रीम पे क्या होगी? एक्सट्रीम पे 0 हो जाएगी। इसी तरह से ये वाला हमें ये भी बता रहा है कि अगर हम मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं तो वेलोसिटी ने डिक्रीज होना है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू बढ़ती जानी है। ये वाला फैक्टर है ना, सेकंड फैक्टर। अगर x की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इसकी वैल्यू कम हो रही है ना, तो x मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएं तो x की वैल्यू बढ़ती है। इसका मतलब है अगर मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं तो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, बॉडी स्लो डाउन हो रही है। और अगर हम एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहे हो तो x की वैल्यू चूंकि कम हो रही होती है, इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अच्छा, अब अगर कोई पूछे जी इफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? आपने कहना है जी एज ए फंक्शन ऑफ कॉज है। लेकिन अगर कोई पूछे उसका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होगा तो वो इस तरह का कर्व बनेगा। अगर हम वैल्यूज पुट करके देखें, ये कर्व वैल्यूज पुट करने के बाद कैसे आया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता सिर्फ क्या होना चाहिए, इसकी शेप पता होनी चाहिए कि इस तरह का ग्राफ बनता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो कि मल्टीपल चॉइस में या तो उसने शेप दे के पूछना है या फिर नाम। इस वाले इसका नाम मैथमेटिक्स में इसको हम कहते हैं, ये किस चीज़ का कर्व बना है इसको बोलते हैं एलिप्स। सो ये एलिप्स बना है। तो याद रखना है कि अगर जो है आपसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछे तो वो एलिप्स बनता है, अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पूछे तो एज ए फंक्शन ऑफ कॉस बनेगा। ये दोनों फॉर्मूले, एक इंस्टेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम वाला भी, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाला भी, अच्छे से आपने लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है। यहाँ ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक्स नॉट एम्पलीट्यूड है, एक्स क्या है? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। सिमिलरली जी इनिशियल फेज का क्या कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जामिनर ना इस पॉइंट पर आके आप लोगों को ट्रैप करेगा। अक्सर स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर आके ट्रैप हो जाते हैं। अब देखें कि यहाँ पर जो है अगर ट्रैप कैसे करेगा वो जरा देख लेते हैं कि जितने भी फॉर्मूले हमने इस चैप्टर में ड्राइव किए ना, यानी अभी जो दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन सा? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये वाले जो फॉर्मूले हैं सारे ये वाले, ये कब एप्लीकेबल होंगे? इनकी कंडीशन ये है कि हमने सपोज किया हुआ है कि मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? मीन पोजीशन से। इनमें हमने सपोज ये किया हुआ है कि द मोशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन।
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा बॉडी मीन पोजीशन से ही अपनी मोशन स्टार्ट करे, वो एक्सट्रीम पोजीशन से भी स्टार्ट कर सकती है, वो किसी अदर दैन मीन पोजीशन भी स्टार्ट कर सकती है, तो गौर करना है। सो अगर वाइब्रेटिंग बॉडी स्टार्ट इट्स मोशन अदर दैन मीन पोजीशन, फिर हम जो है उसमें जो ऑलरेडी कवर्ड एंगल होता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, फाई, एंड दैट फाई इनिशियल एंगल जो है उसको क्या कह देते हैं, इनिशियल फेज। तो फिर हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, फिर उसमें इनिशियल फेज ऐड कर देते हैं, एंड यानी ऑलरेडी कवर्ड एंगल जो है उसमें फाई ऐड कर देंगे। अब स्पेशल केस क्या है कि अगर सपोज करें वो कहता है एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया है, तो मीन से एक्सट्रीम तक जाने का जो फेज है वो कितना है, 5/2 यानी 90 है। तो अगर को कहे जी कि स्टार्ट ही उसने मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया है, तो उसका मतलब है इनिशियल फेज कितना होगा फिर 90। तो ओमेगा टी फेज यानी फाई इनिशियल फेज पुट कर दें 90, साइन मैथमेटिक्स में साइन ओमेगा टी प्लस 90 जो है यानी साइन 90 प्लस थीटा जो है वो क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसका मतलब है फिर आप जो है वो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे, फिर आप फार्मूला यूज करोगे एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी। अब आपकी बुक में ना एक न्यूमेरिकल भी था, अगर आपको याद हो, आपके चैप्टर नंबर 7 का लास्ट न्यूमेरिकल, उसमें इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में न्यूमेरिकल में उसने कॉज लिखा हुआ है। तो अब कॉज का मतलब है, ये जो कॉज वाला फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी, ये कब यूज होना है, जब बॉडी ने मोशन को स्टार्ट कहाँ से किया, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया। अगर किसी न्यूमेरिकल में वो कह देता है कि जी द मोशन ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट कहाँ से हुई है, एक्सट्रीम पोजीशन से, तो आपने फौरन जो है केयरफुल हो जाना है, फिर वहाँ साइन वाला फार्मूला यूज नहीं होना, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का कौन सा यूज होना है, कॉज वाला फार्मूला यूज होना है। सिमिलरली वेलोसिटी की बात करते हैं तो v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव था, तो अगर हम यहाँ फाइव की वैल्यू 90 पुट कर देते हैं तो कॉज थीटा प्लस 90 जो है वो माइनस साइन थीटा होता है, फिर वो आंसर हो जाएगा माइनस एक्स नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये कब यूज होना है, यानी कि वेलोसिटी का वैसे कॉज वाला होता है, लेकिन उसका साइन वाला फॉर्मूला कब बनेगा, जब जो है अगर मोशन जो है बॉडी ने स्टार्ट कहाँ से की, एक्सट्रीम पोजीशन से। तो ये वाला जो पॉइंट है ये बेटा अच्छे से रिवाइज करना है कि अगर बॉडी जो है स्टार्ट एक्सट्रीम पोजीशन से करती है तो फॉर्मूले चेंज होने हैं, जहाँ साइन था वहाँ कॉज आ जाएगा, और जहाँ कॉज था वहाँ क्या आ जाएगा, वहाँ साइन आ जाना है। ये आपने याद रखना है इक्वेशंस के लिए भी और न्यूमेरिकल्स के लिए भी। लास्ट जी डिस्कस करते हैं हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसके भी दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, एक विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज ए फंक्शन ऑफ साइन, तो वो फार्मूला होता है जी ए इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। माइनस साइन शोज दैट इसकी जो डायरेक्शन है टूवर्ड्स क्या होगी, ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन, और ये होता है माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। और इसका जो ग्राफ है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वो एज ए फंक्शन ऑफ साइन ही बनेगा, लेकिन चूंकि इसके साथ ये नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन की वजह से ये स्टार्ट होगा नीचे से, नेगेटिव से स्टार्ट होगा, यानी ये 180 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो ये वाला कर्व, अब इसमें ये जो आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, दोनों में क्या फर्क है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखें 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये पॉजिटिव स्लोप के साथ स्टार्ट हो रहा है, जबकि जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपका वो 180 से स्टार्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है। ठीक है जी, तो कर्व शेप्स आपने अच्छे याद रखनी है। अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है वो क्या होगा, वो एज ए फंक्शन ऑफ साइन ही होगा, लेकिन चूंकि इसके साथ नेगेटिव साइन था इसलिए स्लोप नेगेटिव से स्टार्ट होगा, तो ये वाला कर्व बनेगा। एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखें तो ए इज इक्वल टू माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर होता है। ये शो करता है कि अगर जो है वो ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब इफ एक्स जीरो होगा यानी अब बॉडी मीन पोजीशन पे होगी, तो एक्स की वैल्यू जीरो पुट करें, एक्सेलरेशन जीरो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो होता है। अगर हम एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पुट करते हैं, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है वहाँ एक्सेलरेशन जीरो है, जहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम है वहाँ वेलोसिटी जीरो है। और इसीलिए कहते हैं इफ वी गोइंग फ्रॉम मीन से एक्सट्रीम जा रहे हो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, और अगर हम एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहे होंगे एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये सिंपल से पॉइंट्स हैं। अच्छा, यहाँ से हमें पता चला एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जब भी आपसे पूछा जाए तो सॉरी, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नहीं है,
ये एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। तो जब भी आपसे एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पूछा जाए तो दैट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन गौर करें जरा, मैंने इसको इस पॉजिटिव एक्सिस स्लोप से ड्रॉ नहीं किया हुआ, मैंने नेगेटिव स्लोप से ड्रॉ किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके साइज के फॉर्मूले में कौन सा साइन है? नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव साइन मीन नेगेटिव स्लोप के साथ इसको हम, होगा तो ये स्ट्रेट लाइन ही लेकिन नेगेटिव स्लोप के साथ आएगा। अच्छा, फॉर इन्फॉर्मेशन में, मैंने स्टार्ट में जैसे लेक्चर में आज बताया कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? ऑलवेज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। जबकि वेलोसिटी जो है वो फेज पे डिपेंड करती है। फेज का मतलब है, अगर फेज जो है ना 0 से 2 पाई है तो इसका मतलब है उसकी डायरेक्शन मीन से एक्सट्रीम की तरफ होगी। अगर फेज 2 पाई से पाई है, पाई बाय 2 से, सॉरी, पाई बाय 2 से पाई है, हम कहेंगे कि उसकी डायरेक्शन एक्सट्रीम से मीन होगी। तो वो डिपेंड डिपेंड कर रही थी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ये मीन से एक्सट्रीम भी हो सकती है, एक्सट्रीम से मीन भी होती है। तो फेज के लिहाज से हम डिसाइड करेंगे कि उसकी डायरेक्शन क्या है। लेकिन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहती है। अच्छा जी, अब आपको ना मैं एक हिंट दे रहा हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे कि ऑसिलेशंस के चैप्टर में सबसे ज़्यादा चांसेस न्यूमेरिकल आने के किस फॉर्मूले से रिलेटेड होंगे, तो मैं कहूँगा मैक्सिमम वेलोसिटी। सबसे ज़्यादा जो पास पेपर में न्यूमेरिकल पूछा गया है वो मैक्सिमम वेलोसिटी से रिलेटेड पूछा गया है। तो उसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई/t पुट कर दें या 2 पाई f पुट कर दें। इन केस ऑफ मैथ स्प्रिंग सिस्टम ओमेगा की वैल्यू होती है √k/m। तो जब भी आपको मैक्सिमम स्पीड से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आया ना, आपके जहन में फौरन ये 4 फॉर्मूले आने चाहिए। इनमें से कोई एक फॉर्मूला यूज होगा और आप मैक्सिमम स्पीड जो है वो आप आफ्टर बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो आप बता देंगे। मैक्सिमम एक्सेलेरेशन इसी तरह से अगर पूछा जाए, एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर होता है। मैंने नेगेटिव साइन नहीं पुट किया, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया हुआ है। तो इसी तरह से आप ओमेगा की वैल्यूज पुट कर दें तो इसकी 2 पाई/t भी होती है, 2 पाई f भी होती है, और इन केस ऑफ मैथ स्प्रिंग सिस्टम √k/m भी होती है। हाँ, यहाँ पे बेटा मिस्टेक हो गई, ये वाला जो है ऊपर स्क्वायर जो है आएगा तो स्क्वायर जो है वो इसको कैंसल आउट कर देगा। तो यहाँ पर जो है ये √k/m जो है इसका क्या आ जाना है? ऊपर स्क्वायर आ जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है a नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट, यहाँ पर ब्रैकेट्स ओमेगा की वैल्यू होती है √k/m, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा तो स्क्वायर इससे क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। तो सिंपल यहाँ पर जो है वो फिर ये वाला फॉर्मूला रह जाना है इज इक्वल टू, ये आपके पास बनेगा एक्स नॉट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर एक्स नॉट आ जाएगा, और साथ जो है इनटू आपके पास आ जाएगा √k/m, सिंपल k/m आ जाएगा। ठीक हो गया। सो ये वाला जो फॉर्मूला बन जाएगा अगर जो है यहाँ पर आपके पास ये आता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, चूंकि स्क्वायर है ना तो ओमेगा होता है √k/m, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल ये k/m रह जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो कि इससे रिलेटेड जो है वो एक और मैं यहाँ पर जो है आपको जो है वो अच्छा जी, नेक्स्ट जो है जी इसमें हमारे पास एक लेट्स से क्वेश्चन मैं बताता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन आमतौर पर पेपर में आते हैं। इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन है जी, इफ अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स वेलोसिटी बताएं एट x0/2। आपको जो आंसर दिए होंगे वो इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी यानी v0 की फॉर्म में, v0/2 √3/2 v0, इस तरह के √3 v0 हम कह रहे हैं मैक्सिमम वेलोसिटी को। सो इस तरह के आंसर जो है वो आपको नजर आएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? v इज इक्वल टू ओमेगा √x0² माइनस x²। अब उसने x की वैल्यू क्या बताई है? x0/2। तो x की जगह आपने x0/2 पुट कर देना है। अब देखिए यहाँ से दोनों में से x0² कॉमन आ जाएगा ना, तो 1 - 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/4 बच गया। x0 जो है उसके ऊपर स्क्वायर है, बाहर आके सिंपल x0 रह जाएगा। तो x0 ओमेगा को हमने किसके इक्वल कहा है? x0 ओमेगा को हमने कहा है मैक्सिमम वेलोसिटी के इक्वल। तो मैं x0 ओमेगा की जगह क्या पुट कर दूंगा? v0। वो x0 ओमेगा की जगह v0 आ गया। अब ये √3/4 है, तो √3 तो वैसे ही रहेगा, तो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 रह जाएगा। इसका मतलब आंसर आ जाएगा √3/2 v0। तो इस तरह के बेटा क्वेश्चन आते रहते हैं। इन टर्म्स ऑफ v0 फाइंड करना, वेलोसिटी की वैसे वैल्यूज फाइंड करना। आपने क्या करना है? इन फॉर्मूलाज की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों को जो है वो
ये वाला जो ख़ास तौर पर जो है मैं ये बताया, ये वाले मैक्सिमम वेलोसिटी के मैक्सिमम एक्सेलरेशन के फॉर्मूले, इनको रिवाइज़ करना है। आपने जो है वो इसी तरह से जो है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो मैंने ये वाला क्वेश्चन ख़ास तौर पर बताया, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसमें ये जो ऊपर वाले 2 ऑप्शंस हैं, इसको बीसी फॉर्मूले से सॉल्व करके देखना है कि क्या आंसर जो है आपका पहले ऑप्शन का t/4 आ रहा है, पहले का t/4 आना चाहिए, दूसरे का t/2 आना चाहिए। सो इससे रिलेटेड जो है प्रैक्टिस बुक में भी देखना है, जो क्वेश्चन है तो उनको भी आपने देखना है। सो आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी है, आपने अच्छे से इसको रिवाइज कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राई करेंगे इसको कंप्लीट करने का। इस ऑसिलेशंस को अगर ना हुआ तो हम इसको 3 लेक्चर्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है ना आपसे मुलाकात होगी। अभी जो है वो क्वेश्चन आंसर जो किसी ने पूछने वो पूछ सकता है। अपना जो है वो माइक अन